हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर ए एन क्लासेस। आज हम लोग यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट के तहत प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। हम लोग क्रमबद्ध तरीके से 15 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, जिसमें आप जो पिछली वीडियो देखे होंगे उनसे आपको पता चला होगा कि आप काफ़ी ज्ञान कंटिन्यूस आप अर्जित कर रहे हैं। तो ऐसे ही कंटिन्यूस हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हमारी नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी एकमात्र सही जोड़ी है जैसे चोल शिलालेखों द्वारा वर्णित की गई है। तो इसमें दिया है पल्ली चंदन, ब्रह्मदेव, बेलन बगाई और साला भोग। तो साला भोग किसे कहते थे? तो साला भोग उस समय जो विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी के लिए भूमि को क्या बोलते थे? साला भोग बोलते थे। बेलम बगाई क्या था? तो ये गैर ब्राह्मण को दी गई भूमि थी। ब्राह्मण किसानों की क्या थी? भूमि थी। और ब्रह्मदेव क्या था? तो ब्रह्मदेव था ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि। और पल्ली चंदन क्या था? जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। यानी कि पहला विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पल्ली चंदन जैन संस्थाओं को दी गई दान में भूमि थी। ब्रह्मदेव क्या था? ये था ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि थी। और साला भोग क्या था? विद्यालय के रख रखाव या विद्यालय को दी गई भूमि थी। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो सबसे पहले जानना होगा कि संगम का अर्थ क्या है। इसका निकालो, संगम का अर्थ क्या है। तो संगम का अर्थ देखोगे तो इसको बोलते हैं कवियों की गोष्ठी। कवियों की गोष्ठी, या इसी को बोल दोगे कवियों का सम्मेलन। कवियों का सम्मेलन। आई कवियों के गोष्ठी या कवियों के सम्मेलन में जो वाद विवाद से या जो रचना होती थी उसे ही क्या बोलते हैं? संगम साहित्य बोलते हैं। संगम साहित्य बोलते हैं। तो यही संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? पांडेय थे। संगम साहित्य आते ही हम लोग कहाँ चले जाते हैं? चले जाते हैं हम लोग दक्षिण के क्षेत्रों में। तो पांडे के संस्थापक, पांडे जो वंश थी उसका संस्थापक कौन था? पांडे वंश का संस्थापक कौन था? इसे बोलते थे जटा बर्मन। जटा बर्मन, या इसे ही बोलते थे मार बर्मन। मार बर्मन। इसे एक दूसरे नाम से भी बुलाते थे, सुंदर प्रथम के नाम से। सुंदर प्रथम के नाम से भी इसे बुलाते हैं। तो ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चनों को निकाल के दिया जा रहा है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो क्या करें? लाइक करें, और कम से कम एक फ्रेंड सर्कल में क्या करें? तुरंत सेंड करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की कृति या कालिदास की रचना नहीं है? तो ये देखिए, कुमार संभव कालिदास की रचना है। विक्रमोर्वशी कालिदास की रचना है। मेघदूत भी कालिदास की क्या है? रचना है। कामसूत्र इनकी रचना नहीं है। कामसूत्र किसकी रचना है? तो ये है वात्स्यायन की। किसकी है? वात्स्यायन की है। उसके बाद देखिए कालिदास की बहुत मिसप्रिंट किया है। कालिदास की रचना देखिए, तो कालिदास की एक और रचना है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की क्या है? प्रेम कहानी है। प्रेम कहानी का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है।
आगे देखिए, कंदरिया महादेव मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो अब देखिए, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर है स्थित खजुराहो में। कहाँ है? खजुराहो में। खजुराहो कहाँ है? तो एमपी के छतरपुर जिले में। एमपी के छतरपुर जिले में कौन सा गांव है? खजुराहो। खजुराहो, जो ये कंदरिया महादेव मंदिर है, इसको बनवाया किसने था? अगर पूछ दे बनवाया किसने, तो इसको बनवाया गया था चंदेल शासकों द्वारा। चंदेल शासकों द्वारा। कब लगभग बनवाया गया? तो इसको बनवाया गया था 950 ईस्वी से लेके 1050 ईस्वी के बीच ये बनाया माना जाता है। चंदेल जो शासक था, इस वंश का संस्थापक कौन था? जो चंदेल वंश है, इसका संस्थापक कौन है? तो इसको ननुका या ननुक बोलते हैं। ननुका या ननुक बोलते हैं। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? तो इसमें कोई एक अनुच्छेद होगा। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद कौन सा। अनुच्छेद नंबर 45 सबसे ऊपर है। तो इसमें देता अनुच्छेद नंबर 45 देता है प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा आ जाता है इसमें, एवं बाल कल्याण आता है। एंड बाल कल्याण। अनुच्छेद 44 क्या है? ये है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता आ जाता है। और क्या जाता है? अनुच्छेद 42 में क्या आता है? तो इसमें आता है मनोचित दशा। मनोचित दशा एवं प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता। ये हो गया अनुच्छेद 38। अब ये देखिए अनुच्छेद 38 का एक आपने पढ़ा होगा, संविधान पढ़ा होगा, तो डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है? तो ये भाग 4 में आता है। किस भाग में आता है? भाग 4 में आता है। और ये किस अनुच्छेद से अनुच्छेद तक? तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक आता है डीपीएसपी, यानी नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद ये डीपीएसपी लिया कहाँ से गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अब अनुच्छेद 38 इसी में से है, डीपीएससी से। तो अनुच्छेद 38 एंड 39 ये राज्य को कल्याणकारी बनाने की बात करते हैं। 38 और 39, तो कौन सा विकल्प सही हो गया? चौथा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह व विवादों की जांच पड़ताल व निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, अगर उसमें कोई विवाद हो गया, तो कौन निर्णय करेगा? तो निर्णय करता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। सही हो गया। सर्वोच्च न्यायालय कौन से भाग में आता है? तो ये भाग 5 में आता है। सर्वोच्च न्यायालय भाग 5 में। और भाग 5 कहाँ से कहाँ तक है? 124 से लेके 147 तक है। अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक। संसद और प्रधानमंत्री भी किसमें है? ये सभी भाग 5 में ही हैं। अब देखिए चुनाव आयोग एक है इसमें, तो चुनाव आयोग को भी देख लेते हैं। चुनाव आयोग किसमें है? तो चुनाव आयोग भाग 15 में आता है। और कहाँ से कहाँ तक लेके? 324 से लेके 329 तक रहता है। अब देखिए, अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव का बंटवारा होता है वो किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 171 पढ़ा होगा आपने। कौन सा? आर्टिकल 71। उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा। इन विवादों का निपटारा कौन करेगा? तो इन विवादों का निपटारा करेंगे सर्वोच्च न्यायालय। कौन करेगा?
सर्वोच्च न्यायालय। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पूर्व राष्ट्रपति नहीं रहे? तो के आर नारायणन। के आर नारायणन कौन है? तो के आर नारायण वही हैं जो प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, प्रथम दलित राष्ट्रपति। ज्ञानी जैल सिंह कौन है? तो ज्ञानी जैल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति हैं, प्रथम सिख राष्ट्रपति। और देखिए यही हैं ज्ञानी जैल सिंह हैं जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। पॉकेट वीटो का कब किया था? तो 1986 में। किसके में? तो डाक विभाग वाले में। शंकर दयाल शर्मा को देख लीजिए और विश्वनाथ प्रताप सिंह को देखिए। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ही हैं जो क्या रहे? ये कभी राष्ट्रपति नहीं बने, क्या रहे? प्रधानमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो ये है कुल सदस्यता का 10वां भाग, कुल सदस्यता का 10वां भाग। एक पढ़ा होगा आर्टिकल 100 सब क्लास 3 में कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इन सब में 1/10 सदस्य अगर उपस्थित हों तो कार्य को संचालित किया जा सकता है अथवा बैठक क्या कर दी जाएगी? स्थगित कर दी जाएगी। तो अगर लोकसभा का पूछ दे तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543। अब 543 का 1/3 करोगे तो 54.3 आएगा, यानी अगर इसमें टोटल करोगे तो यानी 55 सदस्य होने चाहिए। ऐसे ही अगर राज्यसभा हो जाए तो राज्यसभा में कुल सीटें कितनी हैं? 245 हैं। अगर इनका 1/10 करोगे तो कितना आएगा? 24.5, यानी कि कितने सदस्य होने चाहिए? 25 सदस्य अवेलेबल हैं तो संसद की कार्रवाई चालू कर दी जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मार्च 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा मार्च 2021 तक निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सबसे युवा सदस्य रहे हैं? तो ये रहे गंती मोहन चंद्र बालयोगी। कौन है? गंती मोहन चंद बालयोगी। ये 12वीं लोकसभा के 12वीं लोकसभा के सबसे युवा सदस्य रहे, सबसे युवा सदस्य रहे। ये 13वीं लोकसभा में भी चुने गए, 13वीं लोकसभा में भी चुने गए। ये अगर ये पूछेगा तो किस पार्टी से थे, किस पार्टी से बिलोंग करते थे? तो ये पार्टी इनकी थी तेलुगु देशम, तेलुगु देशम पार्टी से थे। लेकिन आगे थोड़े ही दिनों बाद यानी 3 मार्च 2002 को एक इनका हवाई दुर्घटना में क्या हो जाती है? मौत हो गई। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि कोई भी बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं? तो ये किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो हैं ओम बिड़ला जी। कौन है? ओम बिड़ला जी। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जी.भी. मावलंकर जी, जी.भी. मावलंकर थे। अब देखिए ये किस आर्टिकल में आता है कि कोई भी बिल पास करेगा, कौन बताएगा कि ये मुद्रा बिल है या नहीं है, धन विधेयक है या नहीं है? तो आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 सब क्लास 3 में दिया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करेगा कि कोई भी विधेयक या बिल धन विधेयक है कि
नहीं है। बढ़िए, अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक हैं? तो आंध्र प्रदेश के कितने हैं? 24 हैं। उत्तर प्रदेश के 80, तमिलनाडु के 25 और तमिलनाडु के 25, राजस्थान के कितने हैं? तमिलनाडु के 25 नहीं, तमिलनाडु के 38 हैं और राजस्थान के 25 हैं। ये देखिए, तो सबसे अधिक किसकी सीट हो गई? उत्तर प्रदेश की। अब देखिए, उत्तर प्रदेश बड़ा है भी भाई, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है? 80 है, ये तो देख ही लिए। अब राज्यसभा की देख लीजिए, तो 31 अकेले है। उसके बाद विधानसभा भी होगा, तो विधानसभा की सीट कितनी है? तो विधानसभा की सीट 403 है। वैसे ही एक विधान परिषद भी होगा। विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? तो विधान परिषद में अकेले 100 सीटें लेकर बैठा हुआ है। कौन? उत्तर प्रदेश। तो बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। संसदों की योग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? तो संसदों के विवादों, इस पर संसदों की योग्यता से संबंधी विवादों पर फैसला करता है, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है? कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है? तो डुडुमा कहाँ है? तो डुडुमा ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में। गोकाक और शिव समुद्रम, ये दोनों कहाँ है? तो ये दोनों कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। और दूध सागर कहाँ है? ये है गोवा में। बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ, तो कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा? गोवा में दूध सागर। बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ, सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड राज्य में। कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नवंबर 2020 में, नवंबर 2020 में तत्कालीन सीएम थे कौन? त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये कहाँ के थे? तो उत्तराखंड के। और वर्तमान में यहाँ कौन से हैं? वर्तमान में तो पुष्कर सिंह धामी हैं। पुष्कर सिंह धामी हैं। अब देखिए, ये जो वर्तमान नवंबर 2020 के तत्कालीन कौन थे? सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। इन्होंने देहरादून में, कहाँ पर? देहरादून के डोईवाला में इसका उद्घाटन किया था। और जो ये सूर्यधार झील है, इसकी अगर लंबाई, चौड़ाई अगर ऊंचाई देख लें तो लंबाई इसकी है 550 मीटर। अगर इसकी चौड़ाई देख दें, अगर चौड़ाई देखोगे तो 28 मीटर है। अगर इसकी गहराई देखोगे तो ये 10 मीटर गहरा भी है। बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से भारत की विशाल घाटी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गांधी कोटा की विशाल घाटी को भारत की विशाल घाटी। इसे एक दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, द हिडन ग्रेट कैनियन, द हिडन ग्रेट कैनियन ऑफ इंडिया। अब ये एक नीचे देखिए, गंगानी विशाल घाटी है। ये कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में आता है। पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 16। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? ये थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन। देखिए, अगर कावेरी बोलोगे तो कावेरी कहाँ है? कुर्ग कर्नाटक में है। कुर्ग कर्नाटक में है। कुर्ग कर्नाटक में है। और इसे क्या बोलते हैं? दक्षिण की गंगा बोलते हैं। दक्षिण की गंगा।
यही देखिए, यही फंसाने वाला क्वेश्चन है। एक होता है दक्षिण की गंगा किसे बोलते हैं, कावेरी को। अभी बोल देगा दक्षिण गंगा किसे बोलेंगे, तो दक्षिण गंगा बोलते हैं गोदावरी को। और ये किसके अनुसार बोलते हैं, तो एनसीईआरटी के अनुसार। एनसीईआरटी के अनुसार दक्षिण गंगा किसे बोलेंगे, गोदावरी, और दक्षिण की गंगा किसे बोलेंगे, कावेरी को। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर और रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं, तो ये हैं सभी हुगली नदी की। किसकी, हुगली नदी की। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो अपने गंध के कारण पहचानी जाती है। ये देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, जहरीली गैस है। हाइड्रोजन भी क्या है, जलने वाली है। सल्फर डाइऑक्साइड ही वो गैस है जो अगर वायुमंडल में आ जाए तो क्या करती है, अपने स्मेल के कारण पहचानी जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड को क्या लिख, इसका सूत्र क्या लिखते हैं, SO2 बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। निम्न में से सही विकल्प का ये देखिए, ऊपर क्या लिख रखा है उसे छोड़िए। एक तरफ विटामिन दे रखा है और दूसरे तरफ उसका वैज्ञानिक नाम दे रखा है। क्या दे रखा है, वैज्ञानिक नाम। जैसे विटामिन ए दे रखा है तो विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। और विटामिन सी को क्या बोलते हैं, तो विटामिन सी को एक्सकॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन डी को क्या बोलते हैं, तो विटामिन डी को बोलते हैं केलोकैल्सिफेरॉल। और विटामिन ई को क्या बोलते हैं, तो ई को बोलते हैं टेकोफेरॉल। विटामिन ई को क्या बोलते हैं, टेकोफेरॉल। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहले ही देखिए, पहले का सी नंबर, यानी इसमें और इसमें लड़ाई चल रही है। दूसरा देखिए, दूसरे का बी किस में आ गया, पहला में, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है। तो विश्व की 54वीं बैठक कब से कब तक चली, तो 15 जैन से लेकर 19 जैन तक चली है। कब, 2024 में। इसे क्या बोलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विषय इस बार का क्या था इसका, अगर इसका विषय पूछोगे तो विषय इसका था पुनर्निर्माण ट्रस्ट। इसका अगर कोई अध्यक्ष भी बना होगा, अगर मीटिंग हुई तो इसका अध्यक्ष बनाए गए थे बोर्गे ब्रेडे क्या बनाए गए, अध्यक्ष बनाए गए। और ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था दाओस कहाँ है, तो ये स्विट्जरलैंड में है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये हैं हमारे सुनील छेत्री। ये सुनील छेत्री जी क्या हैं, ये विश्व के 8वें ऐसे खिलाड़ी बने हैं जो 150 मैच खेल चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय, विश्व के 8वें, और भारत के फर्स्ट जो 150 मैच अंतर्राष्ट्रीय खेल चुका हो। बढ़िए, तो कौन सा हो जाएंगे, सुनील छेत्री साहब। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल 2024 कब मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल, इतना सब बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है, केवल इतना हमसे पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 6 अप्रैल को। देखिए एग्जाम में ऐसे ही फंसा देता है, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय, ये यही बंदा फंस जाएगा, विकास और शांति का बोलने लगा। आपको सीधा देखना है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य से संबंध बनाता है। 9 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो सीआरपीएफ का ये मनाते हैं हम लोग, सीआरपीएफ का शौर्य दिवस।
8 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो 8 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस। इस तरह आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 16 भी ख़त्म हुआ। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने कम से कम एक फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और अभी हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूअस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।